शो में। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन अपोजिशन की एपीसी हासिल क्या? डॉलर को पर लग गए इंटरबैंक में 5 रुपए 18 पैसे महंगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 190% तक महंगी करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली कीमतों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एपीसी भी हुई, आज इंटरबैंक मार्केट ओपन मार्केट में डॉलर की मूवमेंट्स आप देखें, पर लग गए डॉलर की कीमत को। जहां तक वो जा रहा है डॉलर, आखिरकार इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बहुत से हम सवाल आते हैं, गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली कीमतों में इजाफा। लेकिन जो आज ऑल पार्टी 2 या 3 लाइनें अहम, जिसमें अहम क्या बल्कि आप कहें कि जिससे जो हासिल है उस एलामिया का, वो ये है जी कि बेशतर इसके मुल्क किसी बड़े साहने का शिकार हो जाए ये मुल्क, और हम सब तारीख के सफात में मुजरिम ठहराए जाए, तो हमें इस वक्त एक मुत्तफ़िक़ा बयानिए और लाएमल पर यकजा होना होगा। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलानी में कहा गया, जिसके जरिए हम अवामी हिमायत और ताकत से पाकिस्तान की डगमगाती मईशत को बचाने के लिए भरपूर अज़म का मुजाहरा करें। अब यह कि एक मुश्तरका लाएमल पर यकजा होना है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ है। मुश्तरका लाएमल पे यकजा हुआ नहीं गया, हुआ जाएगा और यह ऐलान किया गया इस मुश्तरका एलामिया की शक्ल में जो हमारे सामने आया है। हुकूमत के क्या सोच रही है इस एपीसी के ऊपर? क्या चैलेंजिंग है ये जो कन्फ्रंटिंग सिचुएशन है? क्या ये चैलेंजिंग है फॉर द गवर्नमेंट और अपनी जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उस बारे में पहले फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत के। चौहान साहब, देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस को कैसा देखते हैं, पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को, आने वाले मुश्तरका एलामियों को कैसा देखते हैं आपकी नजर में, और क्या कोई हतमी तो नतीजा नहीं आया? आपकी इत्तलात क्या है इस बारे में चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर आज ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की जनरल कॉन्फ्रेंस थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, और वो तमाम लोग कि जिन्होंने पिछले 40 सालों में इस पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सकाफत को, तमद्दन को और सियासत को नुकसान पहुंचाया था, अपनी करप्शन के जरिए से, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से, अपनी अकबा परवरी के जरिए से, अपनी किकबैक्स और कमीशन खाने की और खजाने को लूटने की आदत सानिया की वजह से आज वो सारे इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे क्यों हुए थे? कि अब की बार एक ऐसी हुकूमत आई है कि जो इन सारों के साथ मिलकर मुफाहमत की सियासत करने के बजाय, हाथों में हाथ और बाहों में बाहें डालकर आपस में लूटमार करने के बजाय, वो कौमी अदारों को, रियासती अदारों को, अदालती अदारों को मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए और रियासत की तामीर और तरक्की के लिए उनके आइन और कानून के मुताबिक जो उनके फराइज हैं उनको पूरा करने का माहौल फराहम कर रही है। और तमाम अदारे इस वक्त जो है वो इन तमाम लोगों का एहतसाब करने लगे हुए हैं जो खरबों डॉलर के कर्जे उन्होंने मुसल्लत किए, 24,000 अरब रुपए का पाकिस्तान को मकरूज कर गए, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो खजाने की आलम यह है कि इनके हाथों की लगाई हुई इस वक्त इमरान खान साहब दांतों से खोल रहे हैं। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में जो इस वक्त बेरोजगार हैं, और मजे की बात यह है कि पिछले 30 सालों में 88 से लेके अब तक 2018 पहला इलेक्शन और पहली असेंबली है कि जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की शख्सियत और हस्ती इस पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। पहले ये मियाँ बीवी बच्चों समेत बमा अहलो अयाल 8 से लेके 10-10, 12-12 इनके घर के मेंबर जो है ना, वो कौमी असेंबली के मेंबर, सूबाई असेंबली के मेंबर, सेनेट के मेंबर वो हुआ करते थे। अब ये बेरोजगार हैं। अब इन्होंने कहा कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, और वैसे भी ये 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन के असूल तलाश करते हैं, और ये इनकी आतिशानियां है। और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 5वीं दफा ये कोशिश की है पिछले 10 महीनों में, जब से हमारी हुकूमत बनी है। लेकिन अफसोस उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए के मज़दाक, आज जो है वो कुछ हासिल नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया मामला, और नाकाम और नामुराद हुए। और पाकिस्तान की आवाम भी जो है इन आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के किसी शिकंजे में, किसी नरगे में और किसी जनाब इनके छूट और वो बात तो आपकी दुरुस्त है कि ये कुछ हासिल नहीं कर सके, और ये बात भी वजह के आप ये जो है 10 माह में कर रहे हैं या कई वे कोशिश कर चुके हैं। ये चीजें होती हैं हर हुकूमत के दौर में, 2 साल 3 साल के बाद होती हैं। आपके दौर में 10 माह के अंदर अपोजिशन यकजा होकर ऐसी कॉन्फ्रेंस कर रही है, कर कुछ नहीं सकी लेकिन बैठ गए साथ। आपको लगता है कि आपकी गवर्नेंस ये मौके फराहम कर रही है, और आपकी गवर्नेंस में वो साबका गलतियां हैं या जो भी पिछली गलतियां या जो अभी की गलतियां हैं, मईशत के साथ जो हो रहा है, महंगाई के साथ जो हो रहा है,
ये वो गलतियां हैं जो अपोजिशन को मौका दे रही हैं कि वो एपीसी बुलाए और बैठे और फिर आप पर तनकीद करे। आज इनके एपीसी का एलानिया पढ़े तो ये पूरा सफाई मैशत पे उन्होंने लिख दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश फेर के हमारे हवाले किया गया। इमरान खान साहब इंतहाई दयानतदारी के साथ एज अ प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया देख रही है कि इस डूबती हुई किश्ती को जो है वो सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई अकरवा परवरी, कोई लूटमार, कोई मनी लॉन्ड्रिंग इन 10 महीनों के अंदर आपको हुकूमती हलकों की तरफ से नजर नहीं आएगी। इनका इकट्ठे बैठने का बुनियादी मकसद 3 है। एक है अब्बू बचाओ, एक है माल बचाओ, एक है सियासत बचाओ। इनमें से किसी का ऑब्जेक्टिव है अब्बू बचाओ, किसी का ऑब्जेक्टिव है माल बचाओ, किसी का ऑब्जेक्टिव है सियासत बचाओ। और जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, अब्बू भी बचाओ, माल भी बचाओ और सियासत भी बचाओ। और आले शरीफ और आले जरदारी ने और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने यह झंडा उठाया हुआ है कि हम अब्बू बचाने निकले हैं, आज दुनिया हमारे साथ चले। असल एजेंडा यह है, हुआ यह है कि पिछले 10 सालों में मुराद सही साहब ने कल असेंबली के फ्लोर पे जो है वो कंडोलीजा राइस का और ओबामा की किताबों में से इक्तसाबात निकाल के पूरी पाकिस्तानी कौम को सुनाए, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि किस अंदाज से ये सारे सियासतदान उन अमेरिकन से जो है वो मिन्नते तरले करके भीख मांगते रहे इक़्तिदार की, और पाकिस्तान के नजरियात, पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी सबको दाव लगाकर वो कहते थे हमें इक़्तिदार दो। और यही मौलाना फजल रहमान साहब है कि जो WT पैटरसन के कदमों में बैठ के वजारत उज़्मा का जो है वो भीख मांगते रहे हैं। ये तो सारी दुनिया को पता है। ये बुनियादी तौर पे सेल्फिश सियासतदान है, चोर और डाकू हैं। इनके खिलाफ नैब एक्टिव हुए हैं, इनके खिलाफ एहतसाबी अदारे एक्टिव हुए हैं, इनके खिलाफ अदालती अदारे एक्टिव हुए हैं, कानून के शिकंजे में ये फंसे हुए हैं। और इनकी कड़ा ये भी सुन लें, बरसात का मौसम शुरू हुआ है। बरसात के मौसम के कंटेक्स्ट में मैं आपको समझाता हूं। बरसात के मौसम में ना 2 किलो का जो डड्डू होता है ना, 2 किलो का डड्डू, उसकी जो कड़ा और टाटा होती है ना, उससे ज्यादा इस वक्त ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के इन सारे अहलकारों की चीखें और कड़ा पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है। वजह यह है कि रियासती अदारे इनसे लूटा हुआ माल वापस मांग रहे हैं और इनको जनाब एहतसाब के शिकंजे में कस रहे हैं। बाकी मईशत अल्लाह पाक का करम है, पहले की निस्बत बेहतरी की तरफ जा रही है। इनकी बिगाड़ी हुई मईशत इमरान खान साहब और PTI सुधार रहे हैं और अगले इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर जिस तरीके से जो है वो टेकअप करे जना बेहतरी की तरफ जाएगी मईशत, वो सारी दुनिया देखेगी। तो एजेंडा इनका बजट नहीं है, एजेंडा इनका महंगाई नहीं है, एजेंडा इनका जो है वो पाकिस्तान की मईशत नहीं है। बजट और मईशत के हवाले से आपके सामने है कि पिछले 10 महीनों के अंदर आपका जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो आपका 2 से 3 अरब रुपया कम हुआ है, बड़ा नहीं है। इसी तरीके से और बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अगले 1 साल के अंदर आपको बेहतरी की तरफ नजर आएंगे। सही है जवान साहब, आपने ठीक अपना मौकिफ दिया इस बारे में। अब मैं आपको बताता चलूं नाज़रीन के मरीम नवाज ट्वीट की है और मरीम नवाज साहबा ने आज डॉलर के बारे में जो बोला है कि कुछ 1-2 बातें जो अहम है। जैसे उन्होंने कहा जी ओनली इन द मंथ ऑफ जून डॉलर हैज गॉन अप बाय 13.58 एडिंग 1325। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है समझने के लिए कि जब डॉलर बढ़ता है रुपए के अगेंस्ट तो उससे गवर्नमेंट डेट पर फर्क पड़ता है। तो ये कहती है 1325 अरब रुपए का इजाफा हुआ है जो कि हिस्टोरिकल इनकॉम्पिटेंस एंड फेलियर है इनके मुताबिक। और वो आगे कहती है डॉलर सोर्स टू 160.5 इन इंटरबैंक मार्केट पाकिस्तान इकोनॉमी इज एट द वर्ज ऑफ टोटल कोलैप्स डैमेज कॉस्ट बाय, जो वजीर आजम साहब को मुखातिब करते हुए कहती हैं। और वो कहती है कि इट इज इररिपेयरेबल, ये इररिपेयरेबल है। अब इस अहम तरीन बात पर और सियासी हालात पर हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ रहनुमा पीपल्स पार्टी के करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब मौजूद होंगे, आरिफ चौधरी साहब एडवोकेट होंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक चौहान साहब भी आप सुन रहे हैं उनको। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। एपीसी में क्या हुआ इस पर आते हुए आज इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रुपये में क्या हुआ ये भी समझना और इसके नुकसान समझना बड़ा जरूरी है। आज हमने देखा कि तकरीबन 6 रुपए 10 पैसे का इजाफा ओपन मार्केट में और इसी तरह 5 रुपए से ज्यादा का इजाफा इंटरबैंक मार्केट में हुआ। ओपन मार्केट में 163 तक पाकिस्तानी रुपी डॉलर जो है पाकिस्तानी रुपी इनकी पैरिटी आती हुई नजर आई
और इसी तरह से 162.16 तक जो है ये रेट जो है हमें इंटरबैंक मार्केट में आता हुआ नजर आया। ये बहुत सब्सटैंशियल मूव्स हैं। इसका इम्पैक्ट हमारे डेट के ऊपर, जो सरकार का जो कर्जा है उस पर, हमारी इन्फ्लेशन यानी हमारे आम आदमी के लिए जो महंगाई है उस पर, और फिर जो इंडस्ट्रीज इनकी बात बार बार खान साहब कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, उनके एक्सपोर्ट्स पर और उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर शदीद नेगेटिव असरात इसके पड़ सकते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करता चलूँ सेनेटर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में। एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। चौधरी साहब का भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आप दोनों से गुफ्तगू का आगाज करने से पहले, इस अहम तरीन मसले पर इसकी डिटेल में जाने से पहले, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर बात की और हिना रब्बानी खर साहब ने बात की। पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है वो जरा सुनवाते हैं, फिर अपने पैनल पर आते हैं कि क्या कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने। इस वक्त बिल्कुल हमारी करेंसी जो है उसकी डिवैल्यूएशन जो है बेकाबू होगी। किसी के काबू में ये डिवैल्यूएशन नहीं रही। ये फ्री फॉल जो रुपी का है ये हमें ले डूबेगा। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये फ्री फॉल जो है रुपए का नीचे और दूसरे इंटरेस्ट रेट जो है वो स्काई रॉकेट करेंगे। ये दोनों चीजें जो है हमें आम आदमी को ले डूबेंगी। इसी तरह हिना रब्बानी खर साहबा ने भी इसी पर गुफ्तगू करी और क्या कहा, हम ये भी जरा आपको सुनवाते हैं। मुझे बताएं कि क्या आप लोग बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट हैं कि वही बर्डन जब आपके ऊपर पड़ता है तो आप चीखना चलाना शुरू कर देते हैं और उसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं और कहते हैं इसके ऊपर कमीशन बन जाएगा, और कमीशन भी आप बना लें। कमीशन क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि क्यों ये लोग इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वही बर्डन जो पुराने चोर डाकू तो उठाते आए और मुल्क को शायद संवारते भी आए, आप इस काबिल नहीं है। तो क्या ये कमीशन देखेगा? मिस्टर स्पीकर, इस वक्त जो मुल्क के इकोनॉमी का हाल है, लगता है कि ये डायरीज ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन हम देख रहे हैं। जो इस वक्त इस मुल्क के एक्सचेंज रेट के साथ हो रहा है, वी ऑल नो कि ये इरिट्रीवेबल होगा। इस वक्त मुल्क का एक्सचेंज रेट राइटली वैल्यूड नहीं बल्कि अंडर वैल्यूड है, बट आप उसको सहारा देने में नाकाम हो चुके हैं बुरी तरह। तो अब ये एक मसला अहम तरीन नौयत इख्तियार कर चुका है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपसे पहले पूछूंगा क्या हो रहा है ये आखिरकार? क्या संभल नहीं पा रहा, संभल जा रहा है, जानबूझ के हो रहा है? इसकी क्या इसकी इम्प्लिकेशंस हैं? क्या हम सोच रहे हैं? क्या ऑपोजिशन क्या कर सकती है? क्या कौन जिम्मेदार है? क्या हो क्या रहा है आखिरकार? किधर जा रहा है डॉलर? देखें, ये तो डॉलर जो जिस तरह जा रहा है, उसको जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको चाहिए था कि अभी भी उनके हाथ में कि चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं। नंबर वन तो ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी और के हवाले चीज़ें कर दी हैं और ख़ुद सिर्फ टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, इतने अरब रुपए आएंगे, इतने अरब जाएंगे। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है मुल्क में, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। सारी दुनिया में ये सिस्टम है। इस वक्त पाकिस्तान जो है इंटरनली एक्सटर्नली इंस्टेबिलिटी है। आज सुबह को जो न्यूज़पेपर में एक खबर चली थी कि FATF का जो जाने वाला जो मोतबर है, उसकी स्टेटमेंट आई है जिसमें उसने कहा है कि मोस्ट लाइकली कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। आज की न्यूज़पेपर में ये छपी है, पाकिस्तान की न्यूज़पेपर्स में। तो मतलब ये है कि ये जो FATF है उसमें भी ये नॉन सीरियस है गवर्नमेंट, या इनके हाथ में नहीं है या नॉन सीरियस है। उसकी और ऑपोजिशन कितनी सीरियस है साहब? आज हमने देखा आप लोग बैठे, लेकिन आप लोगों ने बैठकर मईशत पे बहुत कुछ कहा, दुरुस्त कहा या जो भी कहा, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि एक मुश्तरका लाएमल की जरूरत है। तो आज तो हम तवक्को रख रहे थे कि लाएमल अनाउंस होगा, मतलब क्या था ये? फिर क्यों बैठे थे आप? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में इत्तेहाद बनते भी हैं और स्लोली बनते हैं, टूटते भी हैं। मगर जो मैं आपको मिसाल दूं, MRD बनी थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत गई, तो बेगम नुसरत भुट्टो ने जब बातचीत शुरू की दीगर पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसको बनते बनते जो है 2 साल 1 साल लग जाता है। और उसमें बहुत से डिक्लेरेशंस आना चाहते हैं कि क्या अचीव करना चाहना है। तो ये सबसे एक अच्छी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो टॉप ब्रास लीडरशिप है वो सारी APC में बैठी थी और उन्होंने इकोनॉमिकल इश्यूज़ पर बात की है
और जो चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी कि भाई क्या हमें अचीव करना है, पर असल जो मसला है वो आवाम की जो मिजरीज़ हैं, जो प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक्स की वजह से पाकिस्तान में जो तबाही आ रही है डॉलर के हिसाब से, तो इस चीज़ पर सब बैठ गए। नेचुरली कुछ दिनों के बाद दोबारा या इनके आपस में कमिटीज़ बनी हैं जो कि आपस में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस APC से और कुछ नहीं, कम से कम ये ज़रूर होगा कि पाकिस्तान जो इन नाइलों की वजह से फाशिज़म की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं वो कम से कम रुक जाएंगी। नहीं, आप इसको कुछ भी कहें, लेकिन आप जो नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, जो अभी आप चौहान साहब को सुन रहे हैं, वो कहते हैं जी अबू बचाओ तहरीक है ये आप लोग अपनी करप्शन छुपाने के लिए कर रहे हैं, अपने जो लोग जेलों में चले गए उनको निकलवाने के लिए कर रहे हैं, NRO मांगने के लिए कर रहे हैं। इस तासुर को कैसे जाहिर करेंगे जो बन चुका है आप लोगों के बारे में? देखें, इस तासुर को आज की डिक्लेरेशन ने क्लियर कर दिया है। आज की डिक्लेरेशन आपने खुद देखी है, पढ़ी है, उसमें 80 से 90-95% इकोनॉमी पर डिस्कशन हुआ है। उसमें दूसरी चीज़ों पर तो डिस्कशन नहीं हुआ है। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी या आवाम को जो है फ़ायदा देने के लिए पाकिस्तान या सारी दुनिया में जो तहरीकें तो आवाम चलाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ मोबिलाइजेशन करती है। अबू बचाओ तहरीक उनको कहने का हक़ है, भले जो भी कहें, पर मसला ये है कि जो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी आई है उसमें जो है बहुत से ऐसे फैक्टर है जो हम डिस्कस नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं यहाँ। तो पाकिस्तान जो फाशिज़म की तरफ बढ़ रहा है, वो कुव्वतें जो कि इकोनॉमी पर कंट्रोल करके बैठी हैं, कम से कम पॉलिटिकल पार्टी साथ होंगी तो उनसे वो छीनी हुई चीज़ें तो वापस ली जाए। ये तो नाइल पपेट्स हैं, इन्होंने तो हर चीज़ हैंड्स अप करके दे दी है, बाबा ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। सिर्फ 7 और 9 11 बजे के प्रोग्राम में इनके लोग आएंगे और ये आकर कहेंगे कि भाई फलाना चोर है, फलाना करप्ट है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में पॉलिटिशियंस को, इवन फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया, सिक्योरिटी कहा गया। इस बात पे आरिफ चौधरी साहब आपका क्या नुक्ता नजर है? APC पे इससे बाद में, लेकिन ये जो आज डॉलर रुपये के साथ हो रहा है, वजह क्या है आपके नजदीक? क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जानबूझकर छोड़ दिया गया है? जैसे अभी ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि फ्री फ्लोट कर दिया गया है। आप हैं तो माहिर कानून, लेकिन अब ये मामला कोई मईशत का नहीं है, तो ओवरऑल पूरे मुल्क का बन चुका है। इसका नुकसान सबको होगा, ये कोई अब स्पेसिफिक स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं रहा मेरे ख्याल से। अब चौधरी साहब, आपकी बात से जो चीज़ें निकल रही हैं, मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है। चौहान साहब की बातें काफ़ी हद तक मुझे उससे इत्तेफाक है कि अबू बचाओ तहरीक है, करप्शन को बचाने के लिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात आज नहीं, 10 महीने पहले और उससे भी तकरीबन 2 साल 1.5 साल पहले से हम सारे करते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जिम्मेदारी उन लोगों की आन पड़ी है जिन्हें हमने कमान दी है, जिन्हें हमने इख्तियार दिया है कि वो एक तरफ सिर्फ अबू बचाओ तहरीक का जिक्र ना करें, अपना काम करके हमें दिखाएं कि हम कहाँ खड़े हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। कोई फर्द, कोई कौम, कोई इदारा, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना अंदर का वो खुद जायज़ा नहीं लेती, खुद एहतसाबी नहीं करती, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी बदकिस्मती ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका सब ने हमने साथ दिया, आज जब वो बरसर इक़्तिदार है तो उसे अगर कोई शख्स ये बताने की कोशिश करता है कि जनाब आपका कोई एजेंडा, आपकी कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नज़र नहीं आ रही, आप एक बड़े डंग टपाऊ अंदाज में काम कर रहे हैं, एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं, आपके अंदर वो मेरिट नहीं नज़र आ रहा, जो जिस मेरिट के लिए आपने कहा था कि जी हर जगह मेरिट होगा, अब मेरिट आपके यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा। तो उसको बजाय इसके कि ये समझें कि यार ये वो लोग हैं जो हमारे खैर खा हैं, हमें बता रहे हैं, चूँकि इसी तरह से इनसे पहले वाले हुक्मरान जो थे वो फारिग हुए थे, ये उसके साथ बाकायदा लड़ने के ऊपर तो लाते हैं, यानी सहाफ़ियों को थप्पड़ मारे जाते हैं और यानी इख्तलाफ राय करने वाले जो है उनसे बाकायदा तशद्दुद पर आमादा हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कल्चर डिवेलप हो रहा है किसी तौर पर भी ये काबिल सताइश नहीं है, फिस्तायत को जन्म दे रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मिजाज पैदा कर रहा है जिसे इंटॉलरेंस कहा जाता है। ये मैं किसी सूरत में ये जस्टिफाई नहीं करता कि अपोजिशन जो है
वो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कहे या प्राइम मिनिस्टर को वहां बात ना करने दे, लेकिन हुक्मरान जमात जो है, ट्रेजरी बेंच जो है, उसका कहां मैं उसे जस्टिफाई करूंगा कि वो खड़े होकर लीडर ऑफ दी लेकिन मैं अगर आपसे अभी अब तक अगर पार्लियामेंट, सर मैं अगर ये स्पेसिफिकली पूछूं अगर पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं, डॉलर के साथ हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है सर? नुकसान किसको है? नहीं, उसका नुकसान हुक्मरानों को है। ये जिम्मेदार कौन है? लेजिस्लेशन करनी थी, इसका जिम्मेदार कौन है, ये हम जानना चाह रहे हैं। मुस्तकबिल और हाल संवारना था। जी हजूर, जिम्मेदार कौन है डॉलर के साथ जो हो रहा है? ये करीम खान साहब कह रहे हैं कि हमने किसी और के हाथ में दे दिए है। कौन है? गवर्नर स्टेट बैंक जिम्मेदार है, फाइनेंस मिनिस्टर जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इन तमाम चीजों का? उन लोगों को नहीं, वो जो मैशत को इस हाल में छोड़ के गए उनके ऊपर बाकायदा जिम्मेदारी आती है, लेकिन इन्होंने क्या काम किया है अब तक? एक बात आप मुझे ये बता दें कि ये जो कहते थे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर आएगा इस तरह का, या खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर आएगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टर तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा आपके ऊपर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही कहीं, और फिर करप्शन का खात्मा अगर आपने किया है तो जो रोज आप कहते थे कि करप्शन की वजह से इतनी पिलफरेज है, इतना पैसा जा रहा है, तो वो हमें तो वो पैसा कहीं आता हुआ नजर नहीं आ रहा कि इकोनॉमी में वो कहाँ पैसा आप हमें दिखा रहे हैं। और फिर क्या दुनिया में कभी ऐसे हुआ है कि एक हुकूमत महज इस वजह से कि जी माजी में हुक्मरानों ने लूटा, माजी में ये हुआ, इस बुनियाद पर वो 5 साल निकाल सके और पाकिस्तान उस मुल्क के अवाम जो है जो नाने शबीना से महरूम हो रहे हैं वो उन्हें पकड़े ना, उनका एहतसाब ना करे? मैं कहता हूँ अपोजिशन किसी काम की ना होगी, उनके खिलाफ जो मर्जी कहें, लेकिन अवाम जो है जिनके लिए जिंदगी तंग हो रही है, जिनके ऊपर यानी इतना बड़ा बोझ आप देखें, यानी कौन इस्तेमाल कर सकेगा बिजली, कौन इस्तेमाल कर सकेगा गैस, कौन अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकेगा, कौन अपनी जिंदगी गुजार सकेगा? तो ऐसे हालात में आप ये समझे कि जरा बराबर ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहे और कोई इनकी पॉलिसी ऐसी नजर नहीं आ रही, तो मैं समझता हूं कि इसे यकतरफा अमल जारी रखना इनके लिए भी कोई फायदा मंद नहीं है। इस तरह की चीजें कुछ वक्त तक तो चलती है, लेकिन उसके बाद लोग इसमें कान नहीं धरते, वो कहे जी जाए जहन्नम में, जो मर्जी वो करप्शन करते रहे थे, लेकिन हमारी हालत ये तो नहीं हुई थी जो आज हमारी हुई है। इसलिए इन्हें खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए और कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस तरह की बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। अब रूल ऑफ लॉ ये किसका मसला है? पंजाब के अंदर जो हालत है, मैं कहता हूं कि सिंध के अंदर भी नहीं अच्छी हालत, बहुत बुरी हालत है, लेकिन क्या वो हुकूमत जिसे हम लाडों से प्यार से उनकी तारीफें करके लेके आए हैं, तवक्कुआत लेके आए हैं, क्या हम उससे ये ना पूछे कि आपने अब तक क्या तब्दीली लाई है? क्या आपने वो जो एहतसाब का निज़ाम जो पुलिस के अंदर आपने इस्लाहात करनी थी, क्या आप उस मामले में आगे बढ़े हैं? तो इस या इंसाफ के लिए जो आपने कहीं, आपने तो किसी मामले में कोई ऐसी चीज हमें नहीं दिखाई कि जिससे हमें महसूस हो कि ये तब्दीली आ चुकी है और ऐसे लोग आए हैं। वाकई इसमें कोई बड़ी अहम बात है। अगर मुझे मौका दे तो मैं समझता हूं ये शहबाज शरीफ साहब भी आज जब एबीसी में गए थे, साहब आपने बड़ी अहम बातें की हैं, अहम नुकात एक तौर पर, और आपने जो आवाम के दिल में आवाज है जी, उस दिल की आवाज को आप उस वक्त उठा रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आज एपीसी में गए, अभी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आखिरकार नून लीग के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, ये भी बड़ा अहम तरीन सवाल है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था जाते वक्त, लेट्स हियर दिस आल्सो, बड़ी अहम स्टेटमेंट है, लेट्स हियर दिस। जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टीज की मीटिंग अभी हुई है और उसमें ये बिल्कुल टोटल इत्तेफाक पाया गया कि हम सब जो हेड्स हैं अपनी अपनी पार्टीज़ के, आज हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एपीसी का इनेकाद किया है उसमें हम अपने वफूद के साथ शिरकत करेंगे और उसमें एपीसी को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश करें। जो भी जो एजेंडा आइटम है वहाँ पर तमाम पार्टी के सामने पेश किए जाएंगे, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी और फैसला होगा। लेकिन ऐसी पूरी सूरत हाल में जो आरिफ चौधरी साहब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं करीम साहब से पूछूंगा कि आपने एमआरडी की मिसालें दी सबका, लेकिन हम ये तवक्को तो नहीं कर रहे थे कि आप इतने बड़े मजमे के बाद ये फैसला करेंगे कि हम अभी लाहेमल पर यकजा होना जरूरी है। ये तो सब जानते थे कि जरूरी है, और ये रमजान में जब इफ्तार में आप बैठे थे तो पता था कि यकजा होने के लिए आज बैठ रहे।
तो आज बैठकर फिर फैसला किया कि यकजा होना जरूरी है, तो आपने भी डिसअपॉइंट ही किया ना आवाम को। करीम ख्वाजा साहब क्या किया? नहीं, डिसअपॉइंट नहीं किया। ये बहुत बड़ी डिक्लेरेशन है, उसको आप इस लें कि इस फॉर्म में लें कि इस डिक्लेरेशन में ये कहा गया है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इकोनॉमिकल हवाले से आगे बढ़ेंगी, सो दैट कि आवाम को रिलीफ मिले। अब देखें ना, नहीं आप सड़कों पे एहतजाज करेंगे, आप पार्लियामान से इस्तीफा देंगे, नहीं इस्तीफा की बात हमने नहीं की सेनेट है। के चेयरमैन को हटाने के लिए कुछ करेंगे आगे। ये वो कॉन्क्रीट मेजर्स हैं जो हम समझ रहे थे कि निकल के आएंगे, या क्या पता निकले बाद में, बताएं क्या आपकी एक बात तो क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस सिस्टम को डीरेल नहीं करेगी। इस सिस्टम को हम चाहेंगे कि डेमोक्रेसी चले, कोई फाशिस्ट नहीं आ जाए, कोई बोनापार्ट नहीं आ जाए। इसके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि सब पॉलिटिकल पार्टी साथ रही हैं। और पाकिस्तान में हम ये नहीं चाहेंगे स्क्वायर वन पर आ जाए, जो 99 पर हम पहुँचे और फिर सांप डसे और फिर स्क्वायर वन पर आ जाए। इससे बचने के लिए इस बहुत बड़ी कामयाबी है। उन फोर्सेस को, उन फाशिस्ट कुव्वतों को आज बड़ी शिकस्त हुई है कि एक डिक्लेरेशन आया है इकनॉमी के हवाले से, क्योंकि इस तरीके इंसाफ ने हैंड्स अप करके हर चीज़ किसी न किसी के हवाले कर दी है, इकनॉमी और दीगर चीज़ें। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिलना ये बड़ी कामयाबी है आवाम के लिए। और देखें वक्त के साथ हर चीज़ क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आगे चलकर डिस्कस होगी और उसमें इस तरह की चीज़ें मैकेनिज़्म डिस्कस होगा कि फ्यूचर में पॉलिटिकल पार्टीज़ इस फाशिस्ट कुव्वतों को किस तरह शिकस्त दे। सही, तो ये एक बड़ी कामयाबी है मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे तय होगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इस ब्रेक के बाद आएंगे तो अहम तरीन मामले और आज होने वाली इन डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट क्या होगा जो इकोनॉमिक फ्रंट पर हुई हैं आपके सामने रखेंगे, बेनकाब करेंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। और जो माशी फ्रंट पर हो रहा है, स्पेसिफिकली जो एक्सचेंज रेट के साथ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या होने जा रहा है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, ये भी है। मेरे साथ बहुत ही सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद है, जो कि इस वक्त मुशीर भी हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के, माशी उमूर पे, प्लानिंग पे भी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा सर कि आखिर जो रुपी डॉलर पैरिटी में मूवमेंट्स हैं ये कहाँ रुकेंगे? ये नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था ये फ्री फ्लोट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, यानी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होगी शायद, जो हम समझे थे। अब ये जो हो रहा है ये तो फ्री फ्लोट लग रहा है, जिधर जा रहा है एक दिन में 5-5-6 रुपए पड़ रहा है। क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसे? देखिए, एक बात तो ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है अभी भी वो खासा ऊंचा है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट्स हैं उनमें कमी नहीं अभी तक आ रही, और हमारा क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो भी कोई खास उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, इवन तो क्वांटिटी टर्म्स में इम्प्रूवमेंट है लेकिन डॉलर टर्म्स में नहीं है। और मेन जो इस वक्त पॉजिटिव साइड है वो रेमिटेंसेस की है। तो आई थिंक एक्सचेंज रेट तो इस वक्त पाकिस्तान का जो रियल एक्सचेंज रेट है वो बड़ा अच्छा है। रुपी जो है वो रियल एक्सचेंज रेट के मुताबिक तो वो खासी लो वैल्यू पे है, और उससे ये नजर आता है कि उसको रुक जाना चाहिए और ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, बट उसमें थोड़ी सी एप्रिसिएशन भी आनी चाहिए। लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है, और किसी दिन अगर बहुत ज्यादा डिमांड आ जाए तो उसमें प्रेशर भी डॉलर पे पड़ता है। सही, लेकिन उसमें पब्लिक सेंटिमेंट, तो स्टेट बैंक क्या कर सकता है इस वक्त, यानी आफ्टर द IMF कंडीशनैलिटीज और लोन के क्या रोक सकता था इसको यहाँ पर, या जिस तरह जा रहा है इससे तो आज असेंबली की फ्लोर में बातें हो रही है कि इट्स लाइक फ्री फ्लोट के छोड़ दिया है उसको बिल्कुल ही। उसकी वजह ये है कि आपके रिजर्व जो हैं वो बिल्डअप तो नहीं हुए अभी तक। जो भी रिजर्व लेवल हैं उसमें हम देख रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे हैं। तो जब तक वो रिजर्व में कोई इनफ्लोज नहीं आती और जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, जिसमें
बैरून मुल्क जो लोन्स अरेंज गवर्नमेंट कर रही है, वर्ल्ड बैंक, ADB और IMF के लोन्स भी आएंगे बीच में, तो वो भी उसको सहारा डेफिनेटली मिलेगा। और दूसरा, जब ये डिफर्ड ऑयल पेमेंट की जो आएंगी एग्रीमेंट जो हमारी सऊदी अरेबिया से हो चुकी हैं और उसके साथ कतर के साथ भी कुछ LNG के बारे में बातचीत की जा रही है, तो फिर प्रेशर कम होना शुरू होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा, ये फरमाइए, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं प्रेशर कम होगा, जो हम ये जो कर रहे हैं इससे एक्सपोर्ट्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट तो कोई नहीं पड़ रहा। जो एक थ्योरी थी कि आप जब आपकी जो रुपी डॉलर पैरिटी बढ़ेगी, आपका जो जब आप असल वैल्यू पर आएंगे रुपी को लेकर, तो इट विल इंपैक्ट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिवली। तो हमने तो जो फिगर्स देखे करंट अकाउंट डेफिसिट के रिसेंटली, कोई इतना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं है। तो दिस थ्योरी डाइज डाउन हियर कि कोई इंपैक्ट पड़ रहा है एक्सपोर्ट्स के ऊपर पॉजिटिव इस डिवैल्यूएशन का, ये तो खत्म हो जाएगी। सही बात। जो चीज मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है वो ये है कि यूनिट नंबर ऑफ जो क्वांटिटी में आपकी एक्सपोर्ट जो है उसमें काफी ग्रोथ है, लेकिन डॉलर क्योंकि अब महंगा हो गया है, इसलिए उस हिसाब से आपकी डॉलर टर्म्स में उतनी इंक्रीज नहीं है जितनी आपको चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं वो कम से कम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रही है, और सूनर और लेटर अगर वो अपनी वैल्यू एडेड ज्यादा कर लें तो उनको मार्केट तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब शुक्रिया आपका, क्योंकि शुक्रिया अदा करूंगा इस अहम नोट पर। आपने कहा सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है आपको। साहब आपसे पूछूंगा, सिल्वर लाइनिंग डॉक्टर सलमान शाह साहब देखते हैं एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, अब तो टीम का हिस्सा भी है उनकी, आपको नजर आ रही है कोई सिल्वर लाइनिंग? सवाल ही पैदा नहीं होता है, सिल्वर लाइनिंग नहीं है। अच्छा, इन्होंने गिव अप किया हुआ है, इन्होंने जिन लोगों के हवाले किया है वो अपने टर्म्स पर चला रहे हैं, जिनको आवाम का कोई दुख दर्द नहीं है। और मैं आपको बताऊं मेरे भाई, आज से 400 साल पहले जब यूरोप में रेनेसेंस आया तो वहाँ एक चीज़ डिस्कशन शुरू हुई कि अथॉरिटी के ख़िलाफ़ बात करो और डिस्कशन करो, उसको चैलेंज करो, मजहबी अथॉरिटी के ख़िलाफ़, मोनर्की के ख़िलाफ़, डायनेस्टीज़ के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में जब तक ये पैटर्न पर डिस्कशंस नहीं होंगे, चीज़ें किसके हाथ में हैं और किस तरह आवाम दोस्त चीज़ें हों, उस वक्त तक हम और आप बूढ़े हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, मगर पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। सबको पता है चीज़ें किसके हाथ में हैं और कौन चीज़ों को किस तरह लेकर जा रहा है, और उस वक्त तक पार्लियामान के पास जब तक पावर्स नहीं आएंगे प्रॉपरली, और पार्लियामान हिम्मत करके जब तक ग्रैब नहीं करेगा, ये APC जो आज हुई है ये एक तरह से जो पार्लियामान के पावर जो ग्रैब हो गए उनसे लेने के लिए एक पहली स्टेप है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम जब तक रेनेसेंस का सबक और जब तक जो ग्रैब चीज़ें हुई हैं और जो अवाम दुश्मन चीज़ें जिनके पास है वो जब तक ग्रैब नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और हादसा हो सकता है जिस तरह पहले हो। चलिए, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आरिफ चौधरी साहब का, करीम ख्वाजा साहब का, सलमान शाह साहब का भी जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन, साहब जो शुरू में साथ थे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अहम तरीन मामला, माशी उमूर, सियासी उमूर और एहतसाब के हवाले से अहम उमूर आपके सामने रखे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।